नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। माफिया, नटवरलाल, जालसाज, अपराधी प्रवृत्ति के लोग और साथ ही खनन माफिया, वो जो आम जनता को भी लूटते हैं और साथ ही सरकार को भी बड़ा राजस्व का चूना लगाते हैं। आखिर क्यों प्रशासन ऐसे नटवरलालों को, अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों को उनके गिरबान तक पहुंचने में इतनी ज्यादा देर कर देती है कि आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। खनन माफिया बेलगाम कब कसेगा शिकंजा? खनन, जिसके लिए वैध तरीके से पट्टा जारी किया जाता है, सरकार की तरफ से सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाती हैं और उसके बाद ही लोगों को खनन करने की इजाजत मिलती है। लेकिन फिर आखिर क्यों खनन इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है कि जब खबर बनती है तो खनन के आगे अवैध खनन लिखा होता है। और साथ ही वो माफिया जो कि खनन से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही नटवरलाल बनकर आम जनता को भी ठग रहे हैं, उन पर कब लगाम लग पाएगी? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, साथ ही जो पीड़ित हैं वो भी जुड़ेंगे। मगर उससे पहले आइए आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। खनन माफियाओं और अवैध खनन घटनाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन खनन का पट्टा लेने के बाद साथ में व्यापार करने का झांसा देकर लोगों को करोड़ों की चपत लगाने वाले खनन माफिया नटवरलाल जालसाज गिरिराज शर्मा से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। मुस्कुराते हुए इस चेहरे के पीछे कई लोगों के आंसुओं भरे दर्द की कहानी छिपी है। ट्रेडर्स के ये मालिक हैं गिरिराज शर्मा। इन्होंने मेरे साथ बड़ा फ्रॉड किया है। मेरे अकाउंट से 2 करोड़ रुपए का लेन देन व्यापारिक इन्होंने करवाया, जिसमें मुझे बहुत झांसा दिया कि सारथी कंस्ट्रक्शन मेरे समधी की कंपनी है और मेरी भी 2-3 फर्में हैं जिसमें आप पैसा लगाइए डबल कर दूंगा। और मैं ईंटों का भी काम करता हूं, वेयर हाउस भी है और अब नया खनन का काम यूपी में हमीरपुर में करने जा रहा हूं, जिसका पट्टा लिया है। और इन्होंने भेड़ी खरका के नाम से पट्टा इनके नाम अलाट हुआ यूपी में, और इन्होंने उसको साल भर में बंद कर लिया। मुझे मेरे अकाउंट से 2 करोड़ रुपए लिए अपना व्यापार कर लिया। एफआईआर करने के बाद कोई कार्रवाई अभी तक सिफर की कार्रवाई है। एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से मेरी ली गई है। राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज हुई इस एफआईआर की कॉपी, जिसमें ठगी और धोखाधड़ी की संगीन धाराएं दर्ज है। एफआईआर दर्ज कराने वाले पीड़ित का नाम राकेश सिंह है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। जालसाजी और धोखाधड़ी का नायाब तरीका इजाद करने वाला नटवरलाल गिरिराज शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है और अभी भी लोगों और राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहा है। अब देखना होगा कब गिरिराज शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आएगा। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ मैं के तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। तो दर्शकों, किस तरह से ये नटवरलाल मोटे बड़े होकर के माफिया और फिर इस तरह की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि पुलिस भी इनके गिरबान तक पहुंचने में डरती है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ एक्स डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ इस पूरे मामले में पीड़ित हैं। आपने हमारी इससे पहले जो वीडियो था उसमें उनकी बाइट भी सुनी होगी, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सूर्य कुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी अपनी इस पूरी बातचीत को लेकर के, अपने इस पूरे विषय को लेकर के। इससे पहले भी राजधानी में कई तरीके के जो नटवरलाल थे, जो ठग थे, उनके बारे में हमने बातचीत की थी। 1 महीने पहले ही हमने चर्चा की थी कि किस तरह से एक नटवरलाल जो कि पुरानी कारों का एक छोटा सा बिजनेस करता था, वहां से शुरू होकर वो करोड़ों का धंधा करने लगा ठगी को लेकर के। और अब जो पीड़ित हैं वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सामने वाला अपराधी इतना
पैसे के दम पर बलवान हो चुका है कि उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। आखिर इस स्थिति से निपटने के लिए जो पीड़ित है वो दर दर भटकेगा, तो पुलिस का उसके साथ कैसा रवैया होना चाहिए, और आखिर क्यों जो पुलिस है वो ऐसे नटवरलालों पर हाथ डालने में डरती है। जी, विशिष्ट व्यापार के क्षेत्र में नहीं है, ये एक सामान्य समस्या है और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है व्यापार का, व्यवसाय का, उद्योग का, कि लोग दूसरे का सामान ले लेते हैं, उस पर चेक देते हैं, वो बाउंस हो जाता है, फर्जी निकल जाता है, फिर पैसा नहीं लौटाते हैं। पहले तो पुलिस केस लिखती ही नहीं, पुलिस कहती है कि जाओ ये दीवानी मामला है, लेन देन का मामला है और तुम अदालत में, कचहरी में केस लिखाओ, मुकदमा लिखाओ। और उसके कारण वो सिविल मुकदमों का हाल आप जानती हैं कि वो 10-10, 20-20 साल चलता रहता है। तो इसमें बड़ी जरूरत, जो कई तो संवेदनशील जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, तो वो तुरंत केस लिखाते हैं। आपने सुना होगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NI एक्ट के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है कि चेक आपका बाउंस हो। इसी तरह कोई सामान आपने ले लिया और उसका दाम नहीं दिया, अपराध है। का सामान आपने रख लिया, उसका दाम नहीं दिया, लेकिन अधिकारी, कई पुलिस कर्मचारी ताल मटोल का अपनाते हैं, तो बहुत सहयोग करते हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का रूप का सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि समाज में व्यापार, व्यवसाय, इनको बड़ा गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसलिए बड़ी जरूरत है कि इस प्रकार के लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, ऐसे लोगों का तुरंत मुकदमा लिखा जाए। और बड़ी कमी कि तो कानून में यहाँ जो थोड़े से झोल हैं उसका फायदा ये नटवरलाल बड़े पैमाने पर उठा लेते हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जो मामला है, जिस तरह से करीब 2 करोड़ से ज्यादा की जो ठगी की गई है नटवरलाल गिरिराज की तरफ से, क्या ये पूरा मामला रहा, और जो पीड़ित है वो अभी किस स्थिति में है? पीड़ित का कहना था उसकी एफआईआर भी बहुत मुश्किल से लिखी गई। या बिल्कुल, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बड़ी जालसाजी के नए तरीके को उजागर करने वाली घटनाक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा नायाब तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई को, और जो वो इस आशय से लगाते हैं कि उनकी जो कमाई है या जो उनकी पुश्तैनी जमीन है या जो भी उनके पास पैसा है वो किसी धंधे में कन्वर्ट हो पाए, और इसी लिहाज से वो ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। और मध्य प्रदेश का मूलतः रहने वाला पूरी तरह से खनन को जो बहुत अलग तरीके के बिजनेस के तौर पर देखा जाता है, बड़े व्यापार के रूप में देखा जाता है, करोड़ों के लेन देन की बात कही जाती है खनन को लेकर, उसने इस धंधे को खास तौर पर चुना। और क्योंकि बात की जाए कि उनके ससुर की जो बात की जाती है कि अपना एक बड़ी कंपनी के वो मालिक हैं, उन्हीं के परिवार में उनके यहाँ शादी हुई, और लिहाजा उस कंपनी का सबसे तरीके से नाम लिया जाता है हमेशा से। और ये ऐसी पहली घटना नहीं है जहां राकेश सिंह आज पीड़ित हैं, और एफआईआर की जहां तक बात है ऐश्वर्या, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके उनकी एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक पूरे मामले में पूछताछ नहीं की गई। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लखनऊ में ही 2 करोड़ रुपए तक की लेन देन होती है, उसके बाद उस खनन के पट्टे को वो निष्क्रिय बता देता है। 5 साल का जो पट्टा निर्धारित किया जाता है उसको 1 साल में ही खाई में तब्दील कर देता है, और उसके बाद सारे साक्ष्य पुलिस के पास हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पूछताछ तक नहीं की गई है। तो सारे नियम कानून यहाँ पर ताक पर रखे गए हैं। सूर्य कुमार जी, आपके पास फिर से आऊंगी। ये जो हम केस देख रहे हैं, जालसाजी का केस, ये केस खनन माफिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। आखिर क्यों ऐसी स्थितियां आ जाती हैं? सरकार की तरफ से खनन के जो पट्टे जारी किए जाते हैं उनके साथ तमाम नियम कानून जो हैं वो समझा करके वो पट्टे दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पट्टे अलॉट हो जाते हैं उन सारे नियम कानूनों को
चाहे आप इस चीज को लेकर के कहें कि खनन दिन में होगा, रात में नहीं, खनन 2 से 3 मीटर तक होगा, खनन का एक हिस्सा होगा, खनन बरसात के वक्त में नहीं होगा, लेकिन ये जितने नियम कानून हैं, पट्टा मिलते ही इनकी धज्जियां उड़ने लगती हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन माफिया जिस तरह से मोटे हो रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। इस पर लगाम लगाने की कितनी जरूरत है, कहां पर चूक हो रही है इसमें? प्रासंगिक बात आपने उठाई है और इसका जवाब कंट्रोल करना काफी कठिन काम है कि चोरी से खनन कर लेना, रात में खनन कर लेना, एकाएक कर लेना, फिर कह देना कि अब तो वहां खोदने लायक सामान बचा ही नहीं है, इसलिए अब सरेंडर कर दिया जाए, हमसे टैक्स ना लिया जाए आगे। तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज है कि टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी कि वो जहां पर अलाटमेंट हो किसी पट्टे का तो उतनी एरिया में सील बंद कैमरे लगा दिए जाएं कि वो लगातार सीसीटीवी से अटैच रहें, उसको लोग देखते रहें, शामिल कर लिया जाए ताकि मॉनिटरिंग आसान हो जाए। और अब तो आप जानती हैं कि दुकानों में चोरी रोकने के लिए लोग लगाते हैं सीसीटीवी कैमरे, और ये तो लाखों करोड़ों का बिजनेस है। तो इसमें सीसीटीवी वहां पर लगाने पड़ेंगे और उनकी छाया का, उनके चलाने का इंतजाम करना पड़ेगा। और जब इतना टैक्स वो देते हैं जो खनन के लोग हैं, तो फिर वहां पर ये कैमरे लगाना कोई कठिन काम भी नहीं। ये भी शर्तों में जोड़ा जा सकता है कि मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और वो हरदम चलते रहने होंगे। अगर उनमें छेड़छाड़ होगी तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इससे मदद मिलेगी। और एक और काम बहुत उपयोगी हो सकता है, एक बार सरकार ने बिल्कुल खनन माफिया पर लगाम लगाने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। दर्शकों, इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी जो चर्चा है जारी रहेगी। इस केस में जो पीड़ित है राजेश जी, उनसे भी संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजधानी में किस तरह से ठग नटवर लाल खनन माफिया ये सक्रिय हैं और ये आम जनता को व्यापार के नाम पर ठग रहे हैं, सरकार को भी करोड़ों का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं।
इस केस में जो पीड़ित है राजेश जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, क्या आपका पूरा मामला था? क्या आपकी एफआईआर लिखी जा चुकी है? किसी तरह की पुलिस और शासन की तरफ से जो कहेंगे अगला कदम, वो क्या उठाया गया है? मेरी एफआईआर लिखी जा चुकी है और उस पर विवेचक अपनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। आगे पुलिस संज्ञान में भी सब चीजें हैं और उस पर कार्रवाई के लिए प्रॉपर तरीके से पुलिस विभाग उस पर एक्शन ले रहा है। जी, आपसे करीब कितने रुपए की ठगी हुई है और अब आप क्या चाहते हैं इंसाफ मिलने के लिए? हमें इंसाफ मिल जाए, हमारा रुपया वापस मिल जाए, जिसको मैं बैंकों को ब्याज दे रहा हूँ वो मेरा ब्याज मीट आउट हो जाए, बस इतना मैं चाहता हूँ। मुझे जो खनन का काम ये लोग कर रहे हैं इनसे प्रताड़ित हुआ हूँ मैं, और मेरे को व्यापार के नाम पे इन्होंने मतलब ठगा है और इन पे उचित कार्रवाई शासन करे, बस। जी। व्यापार के नाम पर आपको ठगा है। जिन्होंने आपको ठगा, जिनके खिलाफ एफआईआर आपने की है, उन पर क्या और भी कोई मामला दर्ज है? क्या पुलिस उनसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है, या आपकी एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसमें एफआईआर में सब उन्होंने लिखा है, पूरी विवेचना के लिए मतलब फाइल है आगे कि, और मुझे आगे की जानकारी नहीं है कि विवेचना में अभी क्या हो रहा है। जी, अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगी। राकेश सिंह, उनकी पूरी बातचीत आपने सुनी कि किस तरह से इनके साथ ठगी हुई, अब ये न्याय चाहते हैं। इससे पहले भी पिछले महीने हमने राजधानी के एक और ठग जीतू चावला, उन पर भी बातचीत की थी, उन पर भी चर्चा की थी कि किस तरह से ये नटवर लाल लोगों की पाई पाई ठग करके इतने अमीर हो जाते हैं, इतने रसूख वाले हो जाते हैं कि अब पुलिस इन पर हाथ डालने से डरती है। क्या उस वाले केस में भी कुछ हो पाया? और ये जो केस है हमारे सामने अब, जिसमें गिरिराज जो एक अपराधी के तौर पे, माफिया के तौर पे निकल करके सामने आए हैं, इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से अपने संवाददाता से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार जी, जो पीड़ित हैं, जिनके साथ ठगी हुई है लाखों की नहीं करोड़ों की, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई है। आखिर क्यों ऐसे केसेस में पुलिस की तरफ से, शासन की तरफ से लापरवाही बढ़ती जाती है कि ये ठग, आप कह सकते हैं कि इनकी संख्या, ऐसे मामले हमारे पास रोज आते हैं जिसमें जो आम आदमी है वो इस बात को, अपनी जो व्यथा है उसको सामने रखता है कि उसको बहुत ज्यादा आप कहेंगे व्यापार के नाम पे, पैसों के नाम पे ठगा गया, और जब वो पुलिस के पास जा रहा है तो उसको अपने सामने अंधकार ही नजर आ रहा है कि मैं कोर्ट से लेकर के थाने तक के चक्कर लगाऊंगा, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ज्वलंत समस्या आपने उठाई है, मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। और इसमें शासन की ओर से भी, पुलिस विभाग के मुख्यालय की ओर से भी ये आदेश जारी कर दिए जाएं कि जो आर्थिक हानि के मामले आवे उसमें जरा भी टाल मटोल न किया जाए, तुरंत एफआईआर लिखी जाए और एफआईआर लिख करके उसकी तफ्तीश करके, विवेचना करके और रुपया बरामद किया जाए। दो कमी अभी है। एक तो एफआईआर लिखने में कई पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी कई हीला हवाली करते हैं, कहते हैं ये दीवानी मामला है, और उसके कारण समाज में अन्याय की भावना बढ़ती है, क्योंकि 20 साल तक दीवानी मामलों की चलती रहते हैं
और दूसरी गलती जो है कि बरामदगी में दिक्कत करते हैं लोग, लेकिन पैसा वापस नहीं लौटी। तो ये एक विशेष समस्या है जिसमें आदेश जारी होने से रुपया बरामद करके कोर्ट में जमा करना और तब उसके बाद उसमें तफ्तीश और कार्यवाही वापसी पैसे की हो। अन्यथा इस मामले में बहुत दिक्कत लोगों को हो रही है और व्यावसायिक नुकसान हो रहा है। ये धारा 406 भारतीय दंड विधान और 420 भारतीय दंड विधान ये के लिए दंडनीय, इसमें दंडनीय अपराध घोषित किए गए हैं कि धोखाधड़ी करके अगर दूसरे का पैसा, दूसरे की संपत्ति आप गबन कर लेते हैं तो आप 10 साल तक की सजा इसमें होने का नियम है। लेकिन काफी इतने दंडनीय अपराध हैं फिर भी अपराधियों के मन में डर नहीं। आखिर सिर्फ कानून बनाए जाते हैं या कानून को उतने ताकत से इम्प्लीमेंट भी किया जाता है? कानून जो बनाया गया था ये 1860 का भारतीय दंड विधान अभी भी चल रहा है। उसमें नियम था जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि बरामदगी उस सामान की जाए जो गबन हो गया या जो धोखाधड़ी से ही छीन लिया गया। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि रुपए में कोई पहचान तो होती नहीं, नंबर तो याद रहते नहीं किसी को, तो अक्सर ये बरामदगी में को दिक्कत होती है कि कोई पहचान तो है में कि वही है या नहीं है। बहरहाल कानून की और साफ करने की जरूरत है। इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है पुलिस की तरफ से भी। जो मामले पेचीदा हो जाते हैं, जिन मामले में नटवर लाल कानूनों का, उन चंद कागजों का फायदा उठा करके साफ बच निकलते हैं, जो पीड़ित है वो अपनी पाई के लिए मोहताज हो जाता है। दर्शकों, फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। सूर्य कुमार जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं। राजधानी में जितने नटवर लाल और जितने ठग इस वक्त मौजूद हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है आम जनता को भी सचेत रहने की कि वो इनके झांसे में आकर के अपनी कमाई को गवा ना दे। और फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।